चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो महज खेती किसानी का कोई आम तरीका नहीं है। सच कहूं तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य, उनके स्वास्थ्य और मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा एक बेहद गंभीर और जरूरी मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग की। इसे सिर्फ एक विचारधारा मत समझिए। आज हम इसे बिल्कुल वैज्ञानिक और डेटा आधारित दृष्टिकोण से समझेंगे, क्योंकि आज के समय में यही सबसे बड़ी मांग है। तो इस मास्टर क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही संक्षेप में बता देता हूं। हम सबसे पहले समझेंगे कि वर्तमान कृषि का संकट आखिर है क्या। फिर प्राकृतिक खेती के 4 मुख्य स्तंभों को देखेंगे, इसके पीछे के विज्ञान और अर्थशास्त्र के पक्के सबूतों की जांच करेंगे, जमीनी स्तर की सफलता की कहानियों पर बात करेंगे और अंत में इसके ठोस समाधानों को समझेंगे। विषय की गहराई में जाने से पूर्व श्री विश्वंभर नाथ, सचिव, ग्राम स्वराज मिशन आश्रम द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह विश्लेषण श्री विश्वंभर नाथ द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा, अध्ययन सामग्री एवं संदर्भों के आधार पर तैयार किया गया है। देखिए, हम यह जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वह कोई ऊपर ऊपर का बदलाव नहीं है। यह सीधे तौर पर कृषि उद्योग से हटकर कृषि पारिस्थितिकी की ओर एक बहुत ही गहरा और बुनियादी ढांचागत बदलाव है। आइए सबसे पहले वर्तमान संकट की पृष्ठभूमि को समझते हैं। जरा सोचिए, ये केवल एक खेती का संकट नहीं है, ये सच में एक अस्तित्व का संकट बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि भारत की लगभग 30% जमीन आज पूरी तरह से क्षरण यानी डिग्रेडेशन का शिकार हो चुकी है? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत ही चिंताजनक बात है। जब हमारी मिट्टी ही बंजर हो जाएगी और अपना सारा उपजाऊपन खो देगी, तो मानव सभ्यता का भविष्य अंधकार में होना तो निश्चित है ना? अब बात करते हैं हरित क्रांति की। हमने इसके बहुत फायदे सुने, राइट? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कैसे इस हरित क्रांति ने उत्पादन का एक भ्रम तो जरूर पैदा किया, लेकिन हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आज हालात ये हैं कि कृषि योग्य मिट्टी में जैविक कार्बन 1% से भी कम रह गया है। इसके साथ ही भूजल का जिस तरह से अत्यधिक दोहन हुआ है, वो एक भयंकर जल संकट को जन्म दे रहा है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि रासायनिक कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग हमारे भोजन की थाली में प्रवेश कर चुका है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। और इसी से शुरू होता है रासायनिक निर्भरता का वो दुष्चक्र, जिसने आज के किसान को एक भयानक आर्थिक दलदल में फंसा कर रख दिया है। महंगे रासायन और बाजारी बीज किसानों को पूरी तरह से बाजार पर निर्भर कर देते हैं। ये रसायन क्या करते हैं? ये मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवों का नाश कर देते हैं और मिट्टी को जीवहीन यानी एक डेड सॉइल बना देते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है? घटती उर्वरता के कारण किसान को हर साल पहले से भी अधिक रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। लागत बेतहाशा बढ़ती जाती है और अंततः किसान कर्ज के एक ऐसे भयानक जाल में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। तो फिर असल विज्ञान क्या है? ये जानना आपके लिए बेहद रोचक होगा। सुभाष पालेकर जी के दर्शन और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार पोषण का वास्तविक विज्ञान 99% बनाम 2% का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पौधे अपना 98% पोषण हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश से खुद ही बना लेते हैं। हमारी मिट्टी उन्हें केवल 1.5 से 2% पोषण ही प्रदान करती है। और रहस्य की बात तो यह है कि मिट्टी में मौजूद ये 2% पोषण भी सुप्त अवस्था में होता है, जिसे रसायनों से नहीं बल्कि केवल और केवल सूक्ष्म जीवों के जरिए ही सक्रिय किया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्राकृतिक खेती अतीत में या बैलगाड़ी के युग में पीछे लौटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो उच्च कोटि के पारिस्थितिकी विज्ञान, जिसे हम एग्रो इकोलॉजी कहते हैं, उसका भविष्य है। ये शून्य रासायनिक इनपुट वाली एक बेहद आधुनिक और ज्ञान आधारित प्रणाली है, जो पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर चलती है। वैसे यदि ये विश्लेषण आपको अब तक ज्ञानवर्धक और काम का लग रहा है, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खैर, अब देखते हैं कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती का असली इंजन आखिर है क्या। वो है हमारी अपनी देशी गाय। विज्ञान के कड़े आंकड़ों के अनुसार आम गोबर की खाद में सूक्ष्म जीवों की संख्या 10⁶ तक होती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि देशी गाय के ताजे गोबर में यह संख्या 8.5 गुणा 10⁸ होती है, यानी करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीव। एक देशी गाय का गोबर और गोमूत्र पूरे 30 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त जैविक तत्व प्रदान करने की जादुई क्षमता रखता है। इस संपूर्ण प्राकृतिक चक्र को मिट्टी में फिर से जीवित करने के लिए
4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है बीजामृत, जो बीजों का प्राकृतिक उपचार कर उन्हें रोगमुक्त करता है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है जीवामृत। ध्यान रहे, ये कोई खाद नहीं है, बल्कि मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और केंचों को जगाने वाला एक बेहद शक्तिशाली उत्प्रेरक है। तीसरा है आच्छादन या मल्चिंग, जो मिट्टी में नमी को बचाकर रखता है। और चौथा है वाफसा, जो मिट्टी के अंदर हवा और पानी का एक एकदम सटीक और इष्टतम संतुलन बनाता है। अब इन 4 स्तंभों के साथ जब हम 5 स्तरीय बहुफसली मॉडल यानी एग्रो बायोडायवर्सिटी को जोड़ते हैं, तो आर्थिक नतीजे सच में चौंकाने वाले होते हैं। किसानों के लिए जोखिम बांटने का ये एक अद्भुत तरीका है। वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि एकल फसल में जहां किसान का शुद्ध लाभ सिर्फ 950 रुपये था, वहीं मिश्रित फसलें उगाने से यह लाभ सीधे 41,243 रुपये तक पहुंच गया। बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो उन्नत कृषि अर्थशास्त्र का परिणाम है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। रासायनिक और जैविक दोनों ही प्रकार की खेती में बाहरी बाजार और बाहर से आने वाले इनपुट्स पर किसान की निर्भरता लगातार बनी रहती है। इसके ठीक विपरीत प्राकृतिक खेती में ये बाहरी निर्भरता न्यूनतम यानी लगभग शून्य हो जाती है। ये पूरी तरह से एक ज्ञान आधारित विज्ञान है, जहां आपका बीज, खाद, कीटनाशक सब कुछ स्थानीय संसाधनों और खुद के खेत से ही प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र के सबसे ठोस साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं। अगर हम धान की खेती का ही उदाहरण लें, जहां रासायनिक खेती की लागत 5,961 रुपये प्रति एकड़ आती है, वहीं प्राकृतिक खेती में ये लागत गिरकर मात्र 846 रुपये रह जाती है। जरा सोचिए कितना बड़ा अंतर है। और अगर हम पारिस्थितिक लाभ की बात करें, तो सिंचाई की मांग में सीधे 50 से 60% तक की भारी कमी आ जाती है। आज के समय में जब पानी बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, जल संरक्षण के दृष्टिकोण से ये सचमुच एक क्रांतिकारी तथ्य है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये सब इतना आसान है। देखिए, हर वैज्ञानिक और बड़े बदलाव की तरह इस संक्रमण यानी ट्रांजिशन की भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं। इस ट्रांजिशन कर्व को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं, तो शुरुआत के 1 से 3 वर्षों में यील्ड पेनाल्टी यानी उपज में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। कारण साफ है, रसायनों से जो मिट्टी पूरी तरह मृत हो चुकी है, उसे फिर से जीवित होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। इसीलिए विशेषज्ञों द्वारा यह सलाह दी जाती है कि पूरे खेत में एक साथ ये बदलाव करने के बजाय फेज्ड अप्रोच अपनाते हुए पहले खेत के केवल 10 से 20% हिस्से से इसकी शुरुआत की जाए। अब बात करते हैं कि इस विज्ञान का सीधा संबंध आप और हम जैसे आम नागरिकों से कैसे है। खेत से थाली तक का ये जो सफ़र है ना, यही हमारे सुरक्षित स्वास्थ्य की असली गारंटी है। प्राकृतिक खेती से उपजा अन्न हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है और इसका आहार सूक्ष्म पोषक तत्वों से पूरी तरह भरपूर होता है। हमारे देश में कुपोषण के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है और सुरक्षित आहार का जो हमारा अधिकार है, उसे सुनिश्चित करने का यही सबसे प्रभावी और एकमात्र मार्ग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अब सिर्फ कागजों तक सीमित कोई सिद्धांत नहीं रहा, बल्कि ये जमीन पर एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आंध्र प्रदेश को देखें, जहां कृषि सखियों के नेतृत्व में ये सफर महज 400 किसानों से शुरू हुआ था, आज वो आंकड़ा 7 लाख किसानों तक पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में 77,000 किसान इसे सफलतापूर्वक अपना चुके हैं और उनकी फसलों में बीमारियां भी काफी कम हुई हैं। ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जो हर गुजरते दिन के साथ व्यापक होती जा रही है। इस ढांचागत परिवर्तन को और अधिक गति देने के लिए अब हमारी सरकारी नीतियां और संस्थागत मिशन भी बेहद सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 75 लाख हेक्टेयर भूमि और लगभग 1 करोड़ किसानों को इस मुहिम से जोड़ने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पीएम प्रणाम जैसी योजनाएं भी आ गई हैं, जो रासायनिक उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाकर प्राकृतिक इनपुट्स को तेजी से बढ़ावा दे रही हैं। अब भविष्य का बाजार कैसा होगा? यह पूरी तरह से डिजिटल ट्रस्ट यानी डिजिटल भरोसे पर आधारित होगा। इसमें किसानों को किसी बहुत महंगे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन या प्रमाणन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सहभागी गारंटी प्रणाली, जिसे हम PGS 2.0 कहते हैं, उसके जरिए किसान अपना सत्यापन स्वयं कर सकते हैं। ब्लॉकचेन और आधुनिक डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से यह प्रणाली हमारे प्राकृतिक किसानों को सीधे शहरों में रहने वाले उपभोक्ताओं से जोड़ रही है। इससे पारदर्शिता भी आती है और किसान उपभोक्ता के बीच का भरोसा भी मजबूत होता है। तो इस पूरी मास्टर क्लास और विस्तृत विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है?
निष्कर्ष यही है कि प्राकृतिक खेती अब हमारे पास कोई वैचारिक विकल्प नहीं रह गई है जिसे हम चाहें तो चुनें या ना चुनें, बल्कि यह भारत के भविष्य और पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए एक सख्त वैज्ञानिक आवश्यकता बन चुकी है। ये एक ऐसी खाद्य प्रणाली की ओर उठाया गया सबसे ठोस कदम है जो प्रकृति को पुनर्जीवित करती है, जलवायु परिवर्तन को सहने की ताकत रखती है और आर्थिक रूप से भी पूरी तरह समझदारी भरा फैसला है। अब बड़ा सवाल आपके लिए ये है, क्या हम सब मिलकर इस वैज्ञानिक बदलाव का हिस्सा बनेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ जीवन देंगे, या फिर उसी पुराने और विनाशकारी रास्ते पर चलते रहेंगे? इस शोधपरक और विस्तृत विश्लेषण के अंत में मेरा आप सभी से एक विनम्र आग्रह है, यदि ये प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस @digitalgramswaraj चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रस्तुति को लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि याद रखिए, सही ज्ञान और विज्ञान का प्रसार ही किसी भी बड़े और सकारात्मक बदलाव की नींव रखता है। अपना कीमती समय देने और हमारे साथ इस मास्टर क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।